गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 8 का जो है यानी चैप्टर 10 है, ध्वनि यानी साउंड है। तो पार्ट 1 है और देखते हैं साइंस में क्या क्या हुआ है। तो साउंड में हम लोग सबसे पहले कि साउंड का मतलब यानी हम लोग जो सुनते हैं कैसे कैसे सुनते हैं, किस प्रकार सुनते हैं, कितना हमको आवश्यकता है सुनने की। जैसे मान लीजिए कि कान से सुनते हैं तो यह ध्वनि हमको मात्रा कैसे सुनाई देता है, यानी मात्रा तो इसके बारे में हमको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले स्मरणीय तत्व पढ़ते हैं और क्या दिया है इसमें ध्यान से सुनो और उसको नोट करने की कोशिश करो। यानी ध्वनि कंपन करती है तथा वस्तु उत्पन्न होती है तथा वाक्य मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा यानी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि किसी यानी माध्यम गैस द्रव ठोस में संचरित होती है। यह निर्वात में संचरित नहीं होती है। यानी कम यानी कर्ण माने कर्ण पटास ध्वनि के कंपनों को अनुभव करते हैं या इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेजते हैं। इस प्रक्रिया को श्रवण कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों का कंपन की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। यानी आवृत्ति को हर्ट्ज एच जेड से मैंने अंग्रेजी में एच डी यानी हर्ट्ज उसको कहते हैं। हर्ट्ज यानी से व्यक्त करते हैं। कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतना ही प्रबल होती है। कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर यानी तारत्व अधिक होता है और ध्वनि अधिक तीक्ष्ण होती है। तो अप्रिय ध्वनियों को शोर कहलाती है। अत्यधिक या अवांछित ध्वनियाँ ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए अस्वास्थ्य समस्या उत्पन्न कर सकती है। ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम करने के प्रयास करने चाहिए। सड़क के किनारे तथा अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने से ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब चलो देखते हैं इसमें पाठ्य पुस्तक में क्या प्रश्न दिया है कि फर्स्ट प्रश्न है कि जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर को कौन सा भाग कंपित होता है। तो जब हम बोलते हैं तो कौन सा भाग, तो सबसे पहले हाँ, जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में स्थित वाक तंतु कंपित होता है। हमारा जो यहाँ गला जो होता है, यहाँ गला पर वाक तंतु होता है, यहाँ पर कंपित होता है, यहीं पर। समझ में आया? चलो नेक्स्ट पाठ्य पुस्तक अभ्यास प्रश्न है। तो अभ्यास प्रश्न फर्स्ट सबसे पहले इसमें टिक लगाने वाला है, ध्यान से सुनो। उसमें क्या कह रहा है, यहाँ सही उत्तर चुनिए। यानी ध्वनि संचरित होती है, तो ध्वनि संचरित कहाँ होती है? केवल वाक गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रवों में नहीं। अभी तुमको बताया है कि ध्वनि संचरित ठोस द्रव गैस तीनों में होती है। कहाँ होता है? यानी वो ध्वनि संचरित तीनों में होता है। समझ में आया? अगला प्रश्न दूसरा है कि निम्न में किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? छोटी लड़की की, छोटे लड़के को, पुरुषों को यानी महिलाओं को। तो कह रहा है कि छोटी होने की वाक यानी कि कर ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। तो आवृत्ति किसके होने की संभावना है? तो यहाँ पुरुषों की। किसका होने की है? यानी कि तुम्हारा सबसे पहले पुरुषों की। किसका होगा? पुरुषों की जो न्यूनतम ध्वनि होने की संभावना है। चलो तीसरा प्रश्न है, देखो ध्यान से। तीसरा में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथनों को सामने टी यानी टी से ट्रूथ माने सत्य और गलत कथनों के सामने एफ माने फॉल्स माने गलत होता है कि लिखिए कौन सही है और कौन गलत है, इसके सामने लिखना है। चलो ध्यान से। फर्स्ट क्या कह रहा है तुमको, यानी ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं होता। अभी तुमको बताएं यह सही है या क्या? ध्वनि निर्वात में यानी संचारित नहीं होता है। चलो अगला है, ध्यान से सुनो। कह रहा है किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका यानी आवर्त काल कहते नहीं। अब ये फॉर्मूला में आगे बताएंगे। समझ में? आवर्त काल क्या होता है समझ में? चलो अगला प्रश्न है, ग में यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है। तो कंपन का आयाम कह रहा है कि कंपन, देखो यानी कंपन का आयाम अधिक हो, कंपन का आयाम कहा अधिक हो तो ध्वनि मंद नहीं। कंपन जितना अधिक होता है यानी हमको अधिक सुनाई देता है। यह ध्वनि मंद होती है नहीं। यह तुम्हारा या एक मिनट को इसमें फॉल्स ट्रू न दर्शाना है। एक मिनट हो गया, इसमें फॉल्स और ट्रू दर्शाना नहीं। तो दूसरा नंबर जो है यानी कि फॉल्स है। दूसरा नंबर क्या है?
ई वाला जो है हम बताए हैं ध्वनि की होने वाले आवृत्ति यानी कटिश हो जाएगी, यानी टी, इसके सामने क्या एफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉल्स। आई इसके सामने टी लिखेंगे, टी से ट्रूथ और एफ से फॉल्स। चलो अब उनका वाला है, देखो ध्यान से। अभी यानी यदि कंपन का आयाम अधिक हो तो ध्वनि मंद होती है, या यहाँ पर देखना मंद नहीं, कंपन जितना ही तेज होगा इतने मंद नहीं, अधिक होगा, क्या होगा, अधिक है, इसलिए यह जो है यानी फॉल्स है, यानी फॉल्स माने गलत। फॉल्स माने क्या होता है, एक दर्शाएंगे, फॉल्स माने क्या होता है, गलत। समझ में आ गया, यहाँ लास्ट में यहाँ फॉल्स भी लिख सकते हैं, समझ में इसके सामने। चलो अगला है, ध्यान दो कि मानव मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास 20 हर्ट्ज से 20, हाँ यह सही है तुमको, 20 हर्ट्ज से, यानी कि 20, देखो ध्यान से, तो क्या कर रहा है, हाँ, मानव कानों के यानी मिली श्रव्यता का परास, यानी मानव मनुष्य कितने तक सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से लेकर और 20 हर्ट्ज यानी हर्ट्ज तक, हाँ ये सही है तुम्हारा, क्या, तो यह तुम्हारा यह हो जाएगा यानी कि ट्रूथ, टी, ये वाला सही है, टी, यह टी लिख दिए, समझ में आया, टी से समझ ट्रूथ, यानी यह टी लिख दिया, समझ में आया। या बॉक्स भी बना सकता है तुम लोग लिखने के लिए, यानी उसके सामने, समझ में आया, टी है। चलो क्योंकि मनुष्य तो 20 से कम या जो है कुत्ता बिल्ली ज़्यादा सुनते हैं, 20 से अधिक भी वो सुन सकता है, वो जो है आवाज़ को, मैंने मान ली कि 20 से अधिक मनुष्य को कान की चदरा यानी कि फटने की जो आवश्यकता मैंने हो जाती है, इसलिए यानी कि उसको, तो 20 से अधिक हम लोग नहीं सुन सकते, या 20 से कम जो है यानी जो कीड़े फतेंगे, चाहे जो भी सांप गुजर बिल्ली ये सब जानवर जो है, 20 से कम थोड़ा सा भी आवाज़ हुआ 20 से कम भी सुन सकता है, समझ में, और अधिक भी वह सुनता है, समझ में आया। चलो तो मनुष्य को जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकता है, इतना बात हमेशा के लिए याद करके रखना। चलो अगला प्रश्न है, कह रहा है यानी कंपन की आवृत्ति जितनी कम होती है तारत्व उतना ही अधिक होता है। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमको ध्यान देना है, कह रहा है कि कंपन की, यानी कि कंपन की, क्या कह रहा है, यानी कंपन की आवृत्ति जितनी कम होती है तारत्व उतना अधिक होगा, तारत्व ना कम कम होती है, तो यानी यह तुम्हारा जो है गलत है, फॉल्स है। क्या चीज है, यानी कंपन की आवृत्ति जितनी अधिक माने जितनी कम होती है, तो जितना तारत्व क्या होगा, अधिक, नहीं, यहाँ अगर कम है तो यहाँ अधिक नहीं कम ही होगा, यहाँ पर क्या होगा, कम ही होगा, इसलिए यह क्या है, बात गलत है। चलो अगला प्रश्न है कि देखो अगला ध्यान से सुनो, अगला कह रहा है यानी आवृत्ति या अप्रिय ध्वनि को संगीत कर, आवृत्ति या अप्रिय ध्वनि को संगीत कैसे कर सकते हैं भाई, यह तुम्हारा गलत है, यह क्या है, यह तुम्हारा फॉल्स है, यह तुम्हारा क्या है, फॉल्स है, एफ दर्शा देंगे, फॉल्स यानी गलत है, एफ से दर्शा देंगे। चलो लास्ट है, ध्वनि प्रदूषक यानी आंशिक यानी श्रव्यता अशक्तता उत्पन्न कर सकता है, हाँ ध्वनि प्रदूषण यानी कि यह तुम्हारा सही है, तुम्हारा क्या है, सत्य है, टी लिख देंगे, यह तुम्हारा सही है। क्योंकि देखो ध्वनि प्रदूषण, मान लीजिए कि यहाँ ध्वनि प्रदूषण जब देख रहा है तो मान लीजिए कि यह सही है, या क्या है, सही है। मान लीजिए कि ध्वनि प्रदूषण सबसे पहले समझा दे कि हम, क्योंकि शहरों में चाहे कहीं से ध्वनि ज़्यादा प्रदूषण होते हैं, ध्वनि प्रदूषण को कम किए यानी कि जितना कम करेंगे उतना ही हमारे मनुष्य के लिए लाभदायक होता है। सड़कों के किनारे जो है यानी पेड़ पौधे लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है, समझ में आया। चलो अगला है, जैसे मान ली कि साउंड ऑन डीजे वीजे बजता है तो वहाँ पर देखता है कि ज़्यादा डीजे वीजे बजता है तो वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, तो जिसका जो है दिल की धड़कन वाला अगर हार्ट वाला बीमारी है तो वो ज़्यादा देर वहाँ टिक नहीं सकता, वो भागेगा, समझ में आया। तो इसलिए वहाँ यह ध्वनि प्रदूषण, लाउड स्पीकर ये सब क्या है, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। चलो गाड़ी की सीटी चाहे जो भी है, बड़े बड़े माने आवाज़ ज़्यादा देर तक सुनना, किसी ज़्यादा आवाज़ में सुनना, ये सब क्या ध्वनि प्रदूषण है। चलो अगला है, देखो प्रश्न, रिक्त उचित माने उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दे, कुछ उचित शब्द लिखकर और मैंने उसमें खाली स्थान भरना है। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या कह रहा है कि यहाँ किसी वस्तु द्वारा एक दोलन की पूरा करने के लिए किए गए समय को, तो सब पूरे के मैंने मान ली कि किसी वस्तु द्वारा दोलन किए गए पूरे के समय को क्या करते हैं, आवर्तकाल, इसमें क्या भरेगा, आवर्तकाल, इसमें क्या भरेगा, आवर्तकाल लिख देंगे। या चलो दूसरा है कि प्रबलता कंपन,
के खाली स्थान से निर्धारित की जाती है। तो प्रबलता कंपन किससे? आयाम से। क्या हो जाएगा? आयाम से निर्धारित की। किससे निर्धारित किया जाता है? आयाम। चलो तीसरा है ग वाला, आवृत्ति का खाली स्थान मात्रक। तो अभी बताए हैं एच, अंग्रेजी में समझो क्या बताएंगे, यानी एच डेज आवृत्ति क्या कहते हैं, इसे हर्ट्ज क्या कहते हैं? हर्ट्ज कहते हैं। समझ में? या आवृत्ति को हर्ट्ज या हर्ट्ज से दर्शाते हैं। चलो नेक्स्ट है, चलो यानी अवांछित, देखो अवांछित ध्वनि को शोर, मैंने ज्यादा हल्ला गुल्ला शोर कहते हैं। क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं? नहीं, शोर मचाना, ज्यादा हल चिल्लाना, यानी कि लोग कान बंद करके बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए उसको क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। चलो अगला है, यानी ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की खाली स्थान निर्धारित होती है। चलो तो ध्वनि की यह कहा रहा है कि ध्वनि की तीव्रता ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित, क्या चीज से? आवृत्ति से निर्धारित। उसका कितना आवृत्ति है एच से, यानी कि हर्ट्ज कितना है उससे निर्धारित होता है। मैंने नापने का तरीका, यानी किससे? हर चीज का यानी हर्ट्ज से नापते हैं ध्वनि प्रदूषण को। समझ में? ध्वनि को तो यानी एच हर्ट्ज से निर्धारित की जाती है। अगला जो है पांचवा है एक दोलन। देखो ध्यान से, एक दोलन में 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो इसका आवृत्ति ज्ञात करो। जो सबसे पहले की देखो आवृत्ति ज्ञात कर लीजिए। कह रहा है कि दोलन करता है, तो आवर्तकाल और आवृत्ति दोनों इसमें हम बता दे रहे हैं। आवर्तकाल इसमें अगर करेगा आवर्तकाल, अगर जोड़ देगा, देखो ध्यान से, तो 5वें नंबर में एक देखो आवृत्ति अगर कह देगा या आवर्तकाल, क्या कर देगा? आवर्तकाल। तो आवृत्ति और आवर्तकाल देखो ध्यान से, तो देखो सबसे पहले कि अगर पूछेगा आवर्तकाल, तो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है, यानी कि आवर्तकाल समय बटा दोलन, कितने बार दोलन किया। आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या हो गया? समय बटा दोलन। तो समय कितना दिया है? तो 4 सेकंड। समय कितना दिया है इसमें? कह रहा है कि 4 सेकंड। तो 4 बटा दोलन कितने करा है? 40 बार। तो 40 बटा 100, यानी कटा देंगे इसको, 4 एक 4, यानी कि देखो मान लीजिए 10 चौका 40 कर देगा, ठीक है। और एक में 10 से भागा देंगे तो कितना होगा? 1 दशमलव, यानी कि 0.1 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अगर तो आवर्तकाल हो गया, समय बटा दोलन। अगर आवृत्ति कहेगा तो इससे ही इसका उल्टा हो जाएगा। या आवर्तकाल, काल मैंने समय, तो समय को ऊपर करेंगे, काल मैंने क्या था? समय, यानी कि समय को ऊपर करेंगे। और सोचे आवृत्ति करेगा, तो आवृत्ति का सोचे आवृत्ति करेगा, तो आवृत्ति का सोचे फॉर्मूला है कि दोलन बटा समय, दोलन बटा समय, सोचे उलट जाएगा। तो 40 बटा, तो 10 चौका 40, सोचे कितना हो जाएगा? 40 कट के कितना आएगा? 4। समझ में आएगा? चलो अगर फिर उससे दूसरा वही सवाल है, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन करता है, कितने बार वही लाता है? 500 कंपन प्रति से, 1 सेकंड में 500 बार। 1 सेकंड में कितने बार? 500 बार, यानी कि औसत दर से स्थिति करके ध्वनि को यानी उत्पन्न करता है। तो कंपन का आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल अभी बताया, तो काल यानी समय बटा कंपन, समय बटा कितना होगा? कंपन। तो 1 बटा, यानी कि 1 में 500 से भागा देंगे तो कितना होगा? 0. अगर इसको कटाएंगे 1 में 500 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 0.002 सेकेंड आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार यह फॉर्मूला हमेशा तुम लोग याद कर लो, यह न्यूमेरिकल है और तुमको आगे भी काम देगा। तो थैंक यू बच्चों, आगे फिर नेक्स्ट डे।